गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हमारा डिस्कशन होने जा रहा है एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर, वो भी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन। चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप जानते हो ये चैप्टर कौन सा? थर्ड चैप्टर होता है। गाइस नीचे जो टाइमिंग आपको दिख रहा होगा, आई थिंक सो बहुत सारे लोग घबरा भी रहे होंगे कि इतना लंबा वीडियो कैसे देखना, तो आप डिसाइड कर लो कैसे देखना है। लेकिन ये लंबा वीडियो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको लंबा वीडियो मुझे दिखाना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है इन सारे क्वेश्चंस के, ठीक है। और आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, विदाउट एनी कॉन्सेप्ट यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसलिए कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है, खासकर रिलेटेड टू एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के ऊपर। अगर आपने सर्च किया है, ये वीडियो आपको देखना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सीखना है, तो आपको टाइम देना होगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो आप टाइम दोगे ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है गाइज। चलो तो पहले क्वेश्चंस में हम लोग बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला क्वेश्चन आपका है, इन द ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी हाउ दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन अलाइंग द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक और मैग्नीशियम। कौन कौन से मेटल नजर आ रहे हैं? मेटल में हमारे पास पहला मेटल है कॉपर, दूसरा है बिट ऑफ आयरन, तीसरा एल्यूमिनियम, जिंक एंड मैग्नीशियम। ये सारे मेटल हैं और इन सारे मेटल को कहा जा रहा है कि आप अरेंज कीजिए किस बेसिस पे? डिस्प्लेस के बेसिस पे, कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है उन द साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। वो भी कौन से ऑर्डर पे? डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। डिक्रीजिंग मतलब घटते क्रम में। शॉर्टकट में आप समझो, ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, बहुत शॉर्ट में आप समझोगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक कॉपर का बना करके सॉल्ट बना देता हूँ, दैट इज कॉपर सल्फेट। ये सॉल्ट हो गया, कॉपर का बना हुआ सॉल्ट। कॉपर को आप जिंक के साथ रिएक्शन कर दो, रिएक्शन हो जाएगा जिंक सल्फेट एंड देन कॉपर कैन बी रिमूव्ड। ये हो गया क्या? डिस्प्लेस्ड। मतलब कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट बन गया, चलो ठीक है, सॉल्ट हो गया मेटल का। जैसे आपने जिंक के साथ इसको रिएक्शन किया, जिंक यहाँ पे कॉपर को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया या रिप्लेस कर दिया, हटा दिया। लेकिन बाय द वे अगर आपका मन कर रहा कि मैं अगर जिंक का बना हुआ सॉल्ट ले लूं और उसको कॉपर के साथ डिस्प्लेस कराने का कोशिश करूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कॉपर सल्फेट बन जाए और ये जिंक यहां से रिमूव्ड हो जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल। सर व्हाई? सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जो रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिमूव कर देगा, ठीक है, और खुद उसकी जगह आ जाएगा, मतलब डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन अगर ये रिएक्टिव मेटल है, कोई नॉन रिएक्टिव मेटल आएगा और उसको डिस्प्लेस्ड नहीं कर पाएगा, क्लियर। तो ऐसे केस में अगर मैं बात करूं कि जिंक कॉपर रिप्लेस नहीं कर रहा, लेकिन कॉपर की जगह पे मैं यहां बच्चा लगा देता हूं मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिएक्टिव है ज्यादा, किसके कंपैरिजन से? जिंक से। तो ऐसे केस में मैग्नीशियम क्या कर देगा? जिंक को बाहर निकाल देगा। बाहर निकल। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू जिंक। तो मैग्नीशियम डिस्प्लेस किया किसको? जिंक को। जिंक डिस्प्लेस किया किसको? कॉपर को। वही कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, कहां? उसके बने हुए सॉल्ट सॉल्यूशन में। आई थिंक सो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इजी वे में आप समझ गए होंगे। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर आपको यहाँ पे इसका सारा कॉन्सेप्ट समझना है, तो ये समझना होगा कि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है। कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0.34 वोल्ट होता है। अगर नहीं याद है तो आप क्या देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख लो, इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। दिस वन इज अ कॉपर। कॉपर का इतना होता है। जिंक का होता है 0.74 वोल्ट। जिंक हो गया, कॉपर हो गया, आयरन। आयरन का होता है -0.44। एल्यूमिनियम का हो जाता है -1.66 वोल्ट। और इसके बाद कौन बचा? एल्यूमिनियम तो हो गया। मैग्नीशियम का सबसे ज़्यादा निगेटिव होगा, दैट इज -2.36 वोल्ट। ये मैंने कहाँ से लिखा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से लिखा, आप भी देखकर लिख सकते हो। अब देखना एक बात पे कि यहां पर जो सबसे ज्यादा निगेटिव होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो डिस्प्लेस्ड सकता है इनमें से किसी भी मेटल को। चलो ठीक है, मैग्नीशियम हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। मैग्नीशियम क्या है? सबसे
ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन को इनमें से रिप्लेस कर देगा। चलो मैग्नीशियम तो क्या, किस बेसिस पर हमने डिसाइड किया, दैट इज द वैल्यू, कौन सी वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। इसके बाद कौन आ जाएगा, इसके बाद निगेटिव कौन है, -1.66। तो अगला रिएक्टिव मेटल एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम के बाद होगा आयरन, आयरन के बाद जिंक, और जिंक के बाद क्या, कॉपर। क्लियर है, ये हमने अरेंज कर दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। ठीक है, इसको जल्दी से आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन सेकंड पे आ रहे हैं इसके बाद। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया बच्चा। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात करते हैं। क्वेश्चन सेकंड आपका क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया ना, वैसे ही सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन कहता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन एज, आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है। मैग्नीशियम का है -2.37 वोल्ट, मर्क्यूरी का है 0.79, क्रोमियम का है -0.74, सिल्वर का है 0.80 वोल्ट, और पोटासियम का कितना है -2.93। आगे क्वेश्चन में कहता है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ रिड्यूसिंग पावर अरेंज द गिवन मेटल अकॉर्डिंगली, मतलब इन सारे मेटल को किस बेसिस पे अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। लेकिन किसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, हाँ, दैट इज द रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, तो रिड्यूसिंग पावर में आपको अरेंज करना है इन सारे मेटल में, जिसमें आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे हमें अरेंज करना है मेटल को। अब आ जाओ, इसमें जो मुझे दिख रहा है वही आपको क्वेश्चन में भी दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। मैग्नीशियम का कितना है 2.37 वोल्ट, क्लियर है। दूसरा है मर्क्यूरी Hg2 प्लस Hg, ध्यान देना यहाँ इस वैल्यू के ऊपर, दोनों क्वेश्चन इस वैल्यू के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, क्रोमियम का दिया गया है कितना, -0.74 वोल्ट। सर करके आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं, टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं बाबू, आपको समझाने के लिए मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, 0.80 वोल्ट, और पोटासियम का है -2.93। देखना एक चीज समझो कि किसी भी एलिमेंट्स के बारे में खासकर इस तरह का अरेंजमेंट देता है, यहाँ पे दो चीजें आपसे पूछी जाती है कि इनमें से कौन है जिसमें रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है, और कौन है जिसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है। अब एक बात बताओ, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, घटना। आप ऐसे सोच लो, रिड्यूस्ड का मतलब दैट इज अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, रिड्यूस का मतलब ऑब्वियसली है कि रिड्यूसिंग एजेंट, तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कौन होगा, जिसमें सबसे ज्यादा निगेटिव होगा। क्लियर है, रिड्यूस्ड का मतलब याद रखना घटना, और घटने से सबसे ज्यादा क्या याद रखना है, नेगेटिव। जितनी ज्यादा नेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा वो घटेगा, ऑब्वियसली है। तो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उसमें सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगा, सबसे ज्यादा यही है ना 2.93। हाँ, पोटासियम का सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगा, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव में। लेकिन हमें अरेंज करना है किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसा होता है, बढ़ते क्रम में, लाइक दिस, इस तरह से, पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो एक बात बताओ कि यहाँ पे सबसे बड़ा कौन लग रहा, तो सर पहले छोटा ना लिखेंगे, चलो सबसे बड़ा कौन लग रहा, पोटासियम, पोटासियम को यहाँ लिख देते हैं। पोटासियम से छोटा कौन होगा, फिर उससे कम निगेटिव में, उससे कम निगेटिव में कौन है, मैग्नीशियम, सेकंड वन। मैग्नीशियम के बाद फिर से निगेटिव ही देखोगे तो निगेटिव में कौन है, ये क्रोमियम, दैट इज 0, क्रोमियम ना लिखेंगे, दैट इज क्रोमियम। ये तीनों निगेटिव में, सबसे ज्यादा निगेटिव में, वो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर रखेगा। उससे कम निगेटिव, उससे कम रिड्यूसिंग पावर रखेगा। उससे कम निगेटिव, उससे कम रिड्यूसिंग पावर रखेगा। अब बचा दो प्लस की बारी। प्लस में जितना ज्यादा प्लस होगा उसके अंदर क्या बढ़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, और जितना कम वैल्यू होगा प्लस में ही, उतना ज्यादा उसके अंदर क्या रहेगा, रिड्यूसिंग पावर। मतलब अगर मैं इस दोनों में कंपेयर करता हूं तो इसमें वैल्यू क्या है, कम है, तो इसकी रिड्यूसिंग पावर मर्क्यूरी की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सिल्वर। तो अगला एलिमेंट कौन हो जाएगा, मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी के बाद अगला एलिमेंट सिल्वर। ये तो मैंने ऐसे बनाया कि मैं क्या कर रहा हूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिख रहा हूं। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं फिर से, सिल्वर है, सिल्वर के बाद मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी के बाद क्रोमियम, क्रोमियम के बाद मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद पोटासियम। ये दो क्वेश्चन सॉल्व, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अगले क्वेश्चन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। हाँ तो गाइस, दो क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है आप देख सकते हो, रिप्रेजेंट द गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। रिएक्शन क्या दे रहा, पहले मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ। जिंक है सॉलिड के फॉर्म में, और बेटा है 2Ag प्लस किस फॉर्म में, एक्वस के फॉर्म में, जो कन्वर्ट हो रहा
जिंक आयंस में एक्वस के फॉर्म में और 2 सिल्वर सॉलिड के फॉर्म में। इसमें 3 चीज़ों का जवाब आपको देना है। पहला है द निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, इनमें से कौन है जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। दूसरा है करंट का कैरीज कहाँ से होगा सेल में, और रिएक्शन आपको बताना है ईच इलेक्ट्रोड्स का। ठीक है, 3 पॉइंट्स हम निकालेंगे, लेकिन पहले हम ये समझ लें। अब देखो गैल्वेनिक सेल आपको बनाना है किसका, जिंक वाला। तो पहले मैं गैल्वेनिक सेल बना देता हूँ। ये इलेक्ट्रोड्स ले लेते हैं। कौन सा इलेक्ट्रोड सर, जिंक इलेक्ट्रोड। दैट वन इज अ जिंक इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। क्लियर। जिंक को हम डिप करके रखेंगे किसमें, जिंक आयंस में। तो सर वो तो टूटेगा ना, वो टूटने से भी पहले आपको जिंक आयंस यहाँ डाल के रखना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल वो टूटेगा, आप सही हो। जिंक आयंस एक्वस में भी टूटेगा। ये है जिंक। जिंक के बाद अगला मेरा है सिल्वर। सिल्वर में यहाँ पे हमने सिल्वर इलेक्ट्रोड्स ले लिया, दैट इज Ag, सिल्वर का फॉर्म है। और इसमें हमने सॉल्यूशन डाल दिया, किसका सॉल्यूशन, सिल्वर का सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे हमने डाल दिया Ag प्लस। दिस वन इज Ag प्लस इन द फॉर्म ऑफ एक्वस। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब वही जो करते आए हैं शुरू से, हम इस दोनों को कनेक्ट कर देंगे किससे, एक वायर से। इसको रख देते हैं, किससे कनेक्ट कर देंगे, एक वायर से। अब रिएक्शन में सबसे पहले समझो रिएक्शन क्या होगा। रिएक्शन ये होगा कि ये जो जिंक सॉलिड है वो जिंक सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक आयंस में। सिंपल रिएक्शन लिखेंगे कि जिंक सॉलिड है, जिंक आयंस में कन्वर्ट हो रहा। ऑब्वियसली दे कैन लॉस देयर 2 इलेक्ट्रॉन, इजी वे में। दूसरे केस में ये सिल्वर है, मतलब 2Ag प्लस एक्वस के फॉर्म में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बन जाएगा क्या बच्चा, सिल्वर सॉलिड का फॉर्म। यहाँ ध्यान देना, जिंक आयंस में कन्वर्ट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये निगेटिव है और यहाँ क्या है, पॉजिटिव है। ये तो फ्लो होगा, आपको पता ही है, निगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा, द रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और ये है गाइस जिसको आप कहेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्लियर है। जहां भी ऑक्सीडेशन होता है, आई थिंक सो आप जानते हो कि ऑक्सीडेशन वाले को क्या बोलते हैं, एनोड, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो। तो दिस वन इज कॉल्ड कैथोड, क्योंकि यहां पे कौन सा रिएक्शन हो रहा, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन को तो फ्लो जिंक से कॉपर, जिंक से सिल्वर है, तो करंट का फ्लो कहां हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, सिल्वर टू जिंक। और हमसे 3 सवाल यहाँ पे पूछा है जो हमको दिख रहा। पहला है द निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड्स, तो इस दोनों में कौन सा इलेक्ट्रोड्स निगेटिव चार्ज है, जिंक या सिल्वर। ऑब्वियसली दिख रहा, आप जवाब जल्दी दो। पहला हम लिखेंगे क्या, जिंक इलेक्ट्रोड इज निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करंट कैरीज इन द सेल, करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा, तो कहां, सिल्वर टू जिंक। तो सेकंड का जवाब होगा करंट फ्लो फ्रॉम सिल्वर इलेक्ट्रोड टू जिंक। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि इंडिविजुअल रिएक्शन आपको बनाना है। तो मेरे लिए थर्ड वाला का आंसर हो गया, क्या थर्ड का आंसर हो गया, इंडिविजुअल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये और ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तीनों का आंसर आपके पास लिखा हुआ है, आप समझ चुके हो। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन के बाद ये फोर्थ क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा, 3.4 में, विद द फॉलोइंग रिएक्शन गिवन फाइंड द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल विद गिवन रिएक्शन। रिएक्शन दिया हुआ है आपके पास, आप देख भी रहे हो। कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो इसमें 3 चीज़ें आपको फाइंड करनी है। पहला स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, दूसरा गिब्स फ्री एनर्जी और तीसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो पहले क्वेश्चन को पहले हम लोग बाहर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट है रिएक्शन दिया हुआ, रिएक्शन है 2Cr सॉलिड के फॉर्म में है, प्लस 3Cd 2 प्लस है एक्वस के फॉर्म में, और यहाँ पे ये चेंज हो रहा 2Cr 3 प्लस एक्वस प्लस 3Cd। ठीक है, इजी वे में देखेंगे इस क्वेश्चंस को कि क्वेश्चंस में थोड़ा सा मिसिंग है। और थोड़ा सा मिसिंग क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू नहीं दिया गया इस क्वेश्चन में, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में।
लेकिन आप याद रखो कि आपको याद नहीं करना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सारी वैल्यू, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन होगा उसमें आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान दिया होगा। अभी फिलहाल मैं वही कर रहा हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान लिख देता हूँ, किसका, CR/CR3+, इसका जो होता है गाइज वो होता है 0.74 वोल्ट, और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैडमियम CD2+/CD इसका है -0.40 वोल्ट। इजी है। अब आते हैं, एक चीज़ हमें डिसाइड करना, जो आप भी डिसाइड कर सकते हो कि इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन कर रहा, कौन सा रिडक्शन कर रहा। तो चलो मेरे ख्याल से आपके भी ख्याल मिलने चाहिए। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा क्योंकि सिंगल एलिमेंट है, और यहाँ पे +3 होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा, तो दैट मीन्स दे कैन ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन हो रहा। दूसरे केस में आते हैं, यहाँ कैडमियम है और कैडमियम में 2+ है और ये कन्वर्ट हो रहा CD में, मतलब 0, ये घट रहा, मीन्स ये रिडक्शन कर रहा। चलिए ये तो सवाल सॉल्व हो गया कि ऑक्सीडेशन कौन कर रहा और रिडक्शन कौन कर रहा, किस लिए, ताकि पहली चीज़ हम कैलकुलेट कर सके। और वो पहली चीज़ मेरी ये है जो हमें निकालना है, फर्स्ट वन, कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। सिंपल आप देखो बेटा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला होता है E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कौन कर रहा, कैडमियम, और क्रोमियम क्या कर रहा, ऑब्वियसली है ऑक्सीडेशन। तो आप क्या करोगे, रिडक्शन कौन कर रहा, फिर से देख लो आप, कैडमियम ना कर रहा, और कैडमियम की वैल्यू क्या लिखी गई है, -0.40। तो इसकी वैल्यू मैं पुटअप कर देता हूँ 0.40 वोल्ट। फिर क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ऑक्सीडेशन कौन कर रहा, क्रोमियम, और क्रोमियम की वैल्यू क्या हो जाएगी, -0.74। आई थिंक सो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस घटा दो और घट कर आ जाएगा 0.34 वोल्ट। पहला चीज़ आपका क्लियर हो गया, वो क्या है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। और भी हमें क्वेश्चंस में निकालने हैं, इसके अलावा दूसरी चीज़ निकालनी है, कैलकुलेट द गिब्स फ्री एनर्जी। सेकंड में आते हैं जिसमें हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट द गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। और इस गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ΔRG0, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना, इसके लिए बहुत सारा सिंपल सा एक फॉर्मूला है, ΔRG0 इज इक्वल टू -NF E0 सेल, ठीक है। इसमें बच्चा आपको nth रखना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। F फैराडे जो होता है कितना, 96,500 अप्रॉक्स, और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो आपका है आप उससे पुटअप करोगे आ जाएगा। सवाल यहाँ n को लेकर के है, n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। आप क्रोमियम को देख रहे हो तो CR3+ में हो रहा, मतलब दे कैन लॉस देयर 3 इलेक्ट्रॉन। कैडमियम CD2+ से 0 हो रहा, मतलब दे कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन। और ये 2 और 3 का कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, अब आ जाओ। मैं से यहाँ सेपरेट में आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कोशिश क्या, आप समझ ही जाओगे, इतने भी बुड़बक नहीं हो आप। देखो यहाँ 2 क्रोमियम है और 2 क्रोमियम कन्वर्ट हो रहा किस में, 2CR3+ में। एक में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। सेम चीज होगा किस में, किसके केस में, कैडमियम के केस में, ठीक है। कैडमियम के केस में अगर मैं बात करता हूं 3CD2+, और ये कन्वर्ट हो रहा है किस में, 3CD में। तो ऑब्वियसली है कि ये 3CD में कन्वर्ट हो रहा, तो एक कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 3 कैडमियम कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन ये दिया, 6 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, n का मान क्या हो गया, 6 हो गया। आप एक बार फिर से देख लो, मेरी बात समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। क्रोमियम CR3+ में कन्वर्ट हो रहा, 2 को अभी भूल जाओ। अगर ये CR3+ में चेंज होता, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 मोल के लिए 3 × 2 = 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन 6 लॉस किया। वैसे ही कैडमियम CD+ से कैडमियम चेंज हो रहा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा। अगर ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6। तो n के जगह पे मैं क्या रख दूं, -6 × फैराडे। फैराडे का यूनिट क्या होता है, 96500 कूलम।
और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपका आ चुका है दैट इज 0.34 वोल्ट। क्लियर है? अब क्या करना है, अब सिंपल सा एक चीज़ कि हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आ जाएगा 196,860 जूल। अब इसको केजी में चेंज कर दो, डेसिमल को थोड़ा पीछे ले लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा -196.86 किलो जूल में चेंज हो गया। क्या आ गया आंसर? गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसका मैं यहाँ पे इसको मैं मिटा रहा हूँ ताकि मैं थर्ड पॉइंट्स लिख सकता हूँ, और थर्ड पॉइंट्स आपको इसमें क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है गिव्स फ्री एनर्जी तो हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, दैट इज Kc। तो थर्ड पॉइंट्स में मतलब सी में हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे आप लिखोगे Kc का फॉर्म। ठीक है, इस Kc को निकालने से पहले हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं, किसका? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। डेल आर जी इज इक्वल टू -2.303 RT log Kc। ये है गिब्स फ्री एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला, नहीं बल्कि log Kc। तो log को आप यहाँ डाल दो, दैट इज log Kc, और log Kc हो जाएगा तो डेल आर जी ऊपर चला जाएगा, मतलब जो दिया हुआ है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, डिवाइडेड बाय -2.303 इंटू आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है जानते ही हो, इंटू टेम्परेचर आर इंटू टी डायरेक्ट लिखते हैं, और क्या log Kc, log Kc तो निकालना है ना, इसको बेकार हम लिख दिया दो बार। ठीक है, आई थिंक गाइस वैल्यू पुटअप करते हैं, आई थिंक सो आंसर आ ही जाएगा। इसमें करना क्या है, डेल आर जी का मान आपके पास दिया हुआ है, किलो जूल को जूल में ही रहने दो, और लिखते हैं -196,860 जूल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, -2.303 इंटू आर। आर क्या है? आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और याद रखिएगा आर का मान आप पुट कीजिएगा 8.314। क्या पुटअप करना है? 8.314, क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए जूल को लेकर के, इसलिए आर का मान हम पुटअप कर देते हैं यहाँ पे 8.314 इंटू टेम्परेचर आपके क्वेश्चन में शायद दिया होगा, अगर नहीं भी दिया हुआ है तो नॉर्मल टेम्परेचर आप पुटअप करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फाइंड द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल विथ गिवन रिएक्शन। ठीक है, टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, तो टेम्परेचर हम यहाँ पे लगाएंगे नॉर्मल टेम्परेचर जो होगा 298 केल्विन। ठीक है, तो पहले तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बच गया 196,860 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2.303। टोटल कैलकुलेट करके बच्चा आपका आ रहा है 34.5। ठीक है, मतलब इसको मैं बाहर कर रहा हूँ, ये इधर सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? log Kc का मान निकालना। log Kc का मान ये टोटल कैलकुलेट करके आप भी कैलकुलेट कर लो। ठीक है, कितना आ रहा? 34.5। ठीक है, log जब अपोजिट साइड जाएगा तो ये log Kc यहाँ रह जाएगा और ये चेंज हो जाएगा किस में? एंटी लॉग में, और एंटी लॉग कितना है? 34.5। ठीक है, एंटी लॉग 34.5, और यही तो सर नहीं आता है कि एंटी लॉग 34.5 को कैसे कैलकुलेट करें। तो लॉग और एंटी लॉग का कैलकुलेशन आपको वीडियो लेक्चर में डिफाइन किया गया, मैं वही करने जा रहा हूँ, आप यहाँ ध्यान से देखना। सबसे पहले तो एंटी लॉग को आप बाहर रहने दो कि भैया आप बाहर रहो, एंटी लॉग। अब आ जाओ 34 + 0.5। ठीक है, एंटी लॉग वैसे ही उतारेंगे जैसे उतरेगा एंटी लॉग 34, और 34 कौन से लॉग का मान होगा? आई थिंक सो लॉग 10⁻34 का मान क्या आता है? 34 आता है। सही है, चलो ठीक है। दूसरी चीज़ कि लॉग 0.5 है ना, तो अप्रॉक्सीमेटली 477 किसका होता है? log 3 का मान। log 3 का मान क्या होता है? 0.477, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 माना जा सकता है। मतलब इसका जो आंसर आएगा ना, एग्जैक्ट नहीं आएगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे log 3 मान लो। ठीक है, अब क्या करो? अब ये कर लो कि ये है एंटी लॉग, और ये दोनों कॉमन हो जाएगा, log 3 और क्या इंटू 10⁻34। लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, हम निकाल के आ रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग Kc। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
निकाल रहे हैं तो इसको बाहर कर लेंगे। Kc इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10⁻34। दिस इज नॉट एग्जैक्ट, दैट इज 3.3 अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 3.3, क्योंकि 3 का मान क्या था 0.477, तो ये क्या है 0.5, तो अप्रॉक्सीमेटली Kc का मान जो आ जाएगा 3.3 इंटू 10⁻34। ये आ गया आंसर आपका किसका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। 3 चीज़ें निकालनी है क्वेश्चन में, जिसमें से मैंने पहला वाला आपको सॉल्व कर दिया। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, सेकंड वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आई थिंक सो आपके अंदर थोड़ा सा एक्सपीरियंस बना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो आप वीडियो को पॉज करोगे और ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को। मैं सारा डाटा लिख देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन का क्या डाटा है, Fe2 प्लस किस फॉर्म में है, एक्वस के फॉर्म में, प्लस क्या है Ag प्लस है किस फॉर्म में, एक्वस के फॉर्म में, और क्या Fe3 प्लस एक्वस के फॉर्म में, प्लस क्या है सिल्वर सॉलिड के फॉर्म में। ठीक है, चलो इसमें भी इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है तो हम लोग लिख ही लेते हैं। E0 किसका, Fe2 प्लस ऑब्लिक Fe3 प्लस का, इसका होता है 0.77 वोल्ट। ठीक है, और सिल्वर वाला तो याद होगा E0 Ag ऑब्लिक Ag प्लस, और इसका वैल्यू हो जाएगा 0.80 वोल्ट। ठीक है, अब सबको काम में क्या करना है, सबसे पहला कैलकुलेशन आपको निकालना है किस चीज़ का, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है सर, कैलकुलेट क्या, स्टैंडर्ड। ठीक है, और स्टैंडर्ड क्या, सेल पोटेंशियल। ठीक है, गुड, सेल पोटेंशियल आपको निकालना, लेकिन कैसे निकालोगे, तो सर यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहले जानना होगा। चलो ये जान लेते हैं। आयरन का +2 क्योंकि 2 प्लस है, और यहाँ आयरन का क्या +3। ऑब्वियसली आयरन क्या हो रहा, बढ़ रहा, इंक्रीज कर रहा ना, +2 से +3 के ऊपर, और जब इंक्रीज करे तो क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। सिल्वर का +1, सिल्वर का 0, तो +1 से 0 क्या कर रहा, घट रहा, दैट इज रिडक्शन। और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लिखेंगे E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन। सही है बच्चा, चलो हाँ सर लग तो रहा सही है। सिल्वर रिडक्शन कर रहा और सिल्वर का ये है, सही है, 0.80 वोल्ट माइनस ऑक्सीडेशन कौन कर रहा, आयरन, और आयरन का कितना है 0.77 वोल्ट। आगे आपका काम है, वीडियो को पॉज करो, कैलकुलेट करो। पहला तो आ गया कैलकुलेट सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के बाद दूसरा काम होगा, कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, तो जल्दी से इसको सॉल्व करो। बस आपको करना क्या है, बाद में मैं आंसर मैच कराऊंगा। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के बाद आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड क्या चीज़, गिब्स फ्री एनर्जी। मैं फिर से आपको बता देता हूँ क्लू, यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के लिए इसका मान आपको पुटअप करना पड़ेगा, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ΔRg इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल। ठीक है, E0 सेल तो यहाँ से आप पुटअप कर दोगे, n भी डिसाइड कर लो। Fe2 प्लस Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा 1 इलेक्ट्रॉन, Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा 1 इलेक्ट्रॉन, तो n का मान यहाँ क्या हो गया, दैट इज 1 फैराडे, तो कितना होता है 96,500 कूलम इनटू E0 जो आएगा वो पुटअप कर दो आंसर। थर्ड क्या निकालना है सर, थर्ड जो निकालना है वो आप जानते हो, वो है कैलकुलेट। आगे कैलकुलेट, सर यहाँ स्टैंडर्ड नहीं लगेगा, नहीं लगेगा स्टैंडर्ड, यहाँ पे आपको सिंपल ही निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम क्या कांस्टेंट। ठीक है, और इसका फॉर्मूला मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, थोड़ा लंबा जाएगा इसलिए और इसका फॉर्मूला हो जाता है ΔRg। सर ये वाला फॉर्मूला बताइए, दोनों फॉर्मूला यूज़ होता है, -2.303 RT log Kc। log Kc को बाहर कर दो तो आपका हो जाएगा log Kc इज इक्वल टू क्या, ΔRg0 स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, और क्या -2.303, मैंने क्या बताया था, R का मान कितना रखना, R का मान रखना 8.314, और टेम्परेचर नहीं दिया हुआ तो कितना रखना, दैट इज नॉर्मल, दैट इज 298 केल्विन। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो, लॉग के फॉर्म में आएगा। योर टाइम स्टार्ट नाउ, टिक 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 टिक, हो गया। ये टिक टिक वाला कहानी खत्म।
सबसे पहला काम क्या करना था, माइनस करना था, मतलब रिडक्शन को ऑक्सीडेशन से, और ये आपका आ रहा 0.03 वोल्ट, सही है। जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आया उसको यहाँ पे पुटअप कर देंगे 0.03 से। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 डेसिमल आगे हटा दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 माइनस 2895, ठीक है, 2895 जूल, ये आ गया आंसर। अब क्या करना है, इसको यहाँ पुटअप कर देना है, मतलब लगाएंगे -2895 डिवाइडेड बाय -2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। बेटा आपको जैसे कैलकुलेशन करना होता है वैसे मुझे भी कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसलिए कैलकुलेशन मैं साइड में करता हूँ, ठीक है। 2895, इसका आंसर आ रहा 0.5074। ये आंसर नहीं आ रहा, एंटी लॉग का मान से हम लोग चेंज करेंगे, मतलब हमारे लिए वैल्यू आ रही है log Kc इज इक्वल टू 0.5074, और log को जस्ट उधर लेके जाएंगे, Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 0.5074, ठीक है। तो ऑब्वियसली है कि एंटी लॉग है, लॉग के फॉर्म में तोड़ेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इसका जो आंसर आ जाएगा वो 3 के आसपास आएगा। कैसे देख लो, यहाँ Kc इज इक्वल टू पहले लिख देते हैं एंटी लॉग, और ये क्या है, मैं क्या देता हूँ log 3 का जो मान होता है, वैल्यू होता है, वो होता है 0.477, और log 4 जो होगा इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा चला जाएगा, तो 5074 जो log 3 का मान है, तो 3 से थोड़ा ज़्यादा होगा। फिर से वैसे ही सोचो, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं log 3.3 के अप्रॉक्स में मानो, अप्रॉक्स ही लेके चल सकते हैं ना, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमें डाटा देखना पड़ेगा। एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, तो Kc इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर भी 3.3 अप्रॉक्सीमेटली। डिसिमल के बाद का वैल्यू थोड़ा सा डिफर कर सकता है आपके एनसीईआरटी बुक से, क्योंकि ये डाटा से नहीं लिखा हुआ, लेकिन इतना भी अगर आपको आता है दैट्स इनफ, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपका सॉल्व, 2 क्वेश्चन क्या ये आई थिंक सो, ये कितना नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर था 4। ये 4 क्वेश्चन सॉल्व, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद फिर से अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 3.5, राइट द नर्नेस्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, ठीक है। इन सारे सेल का क्या निकालना है, नर्नेस्ट इक्वेशन, और नर्नेस्ट इक्वेशन में से हमें कैलकुलेट करना है। इसमें पहला क्वेश्चन मैं आपको पुटअप कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ mg, दूसरा क्वेश्चन भी उसी पे बेस्ड होगा, mg2 प्लस क्या 0.001 m, cu2 प्लस 0.0001 m, और कॉपर सॉलिड, ठीक है। इसमें बाबू एक बात का आपको खासकर ख्याल रखना पड़ेगा, जो पहला क्वेश्चन मैं अगर बनाऊँ, अगर उसमें 2 एग्जाम्पल है या 3 एग्जाम्पल है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बना रहा हूँ, सेकंड भी मैं बनाऊंगा, थर्ड भी बनाऊंगा, फोर्थ भी बनाऊंगा, ऑल क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विथ अस। लेकिन आपके अंदर ये कोशिश होनी चाहिए कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाइड करोगे सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, एंड देन फिर मैच कराओगे, ठीक है। उसी तरह फिर थर्ड क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके बनाओगे, फिर मैच कराओगे। इससे क्या होगा कि जो भी आपके अंदर गड़बड़ी हो रही है वो सुधरने का मौका मिलेगा। क्लियर है? तो चलो पहला क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं कि मैग्नीशियम आयंस में कन्वर्ट हो रहा, कॉपर आयंस कॉपर में कन्वर्ट हो रहा, इसमें नर्नेस्ट इक्वेशन निकालना, मतलब सेल पोटेंशियल निकालना, ईएमएफ, ठीक है। मैं आपको साइड में क्या अभी फ्रंट में ही लिखना है, हमें चाहिए नर्नेस्ट इक्वेशन में ईएमएफ, मतलब हमें निकालना सेल पोटेंशियल ई सेल, और इसका फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब देखो इसमें हमको ज़रूरत क्या क्या चीज़ की पढ़ने जा रही है, फिर से वही चीज़, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। मैं फिर से लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में जो मैग्नीशियम का होता है, वैसे इस वीडियो में भी पहले भी हम लोगों ने बात किया कि इसका होता है 2.37 वोल्ट, ठीक है। और कॉपर का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कॉपर का Cu2 प्लस ऑब्लिक कॉपर का होगा 0.34 वोल्ट। घबराने की ज़रूरत नहीं, एग्जाम में ये क्वेश्चन के साथ साथ होंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे पुटअप करना है, सर डायरेक्ट पुटअप करते हैं,
ये बताओ कि रिडक्शन कौन कर रहा है? ऑब्वियसली है कि मैग्नीशियम इज अ रिएक्टेंट। अब ध्यान से देखना, दिस वन इज अ रिएक्टेंट एंड दैट वन इज अ प्रोडक्ट। यहाँ पे कॉपर आयंस कॉपर में कन्वर्ट हो रहा, तो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट। इतनी बात आप समझते होगे, इतने भी बुड़बक नहीं हो, ठीक है। मैग्नीशियम आयंस में कन्वर्ट हो रहा, मतलब देख इंक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ये क्या कर रहा, ऑक्सीडेशन, और ये क्या कर रहा, रिडक्शन। तो मुझे किसका वैल्यू रखना है, रिडक्शन वाले का। और रिडक्शन कौन कर रहा, कॉपर, ठीक है। तो कॉपर का मान रखेंगे 0.34, ये पुटअप किया गया 0.34 माइनस ऑक्सीडेशन कौन कर रहा, मैग्नीशियम, तो इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं -2.37। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ऐड कर दो, 2.71 वोल्ट, यह आ गया स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो यहाँ पुटअप होगा, क्लियर। 0.059 डिवाइडेड बाय n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। मैग्नीशियम आयंस में कन्वर्ट हो रहा 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर आयंस कॉपर में कन्वर्ट हो रहा 2 इलेक्ट्रॉन, तो सर दोनों को जोड़ दें 4 इलेक्ट्रॉन, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया और ये इलेक्ट्रॉन गेन किया। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2, तो आंसर होगा 2। मतलब यहाँ पे आपने n का मान निकाल लिया, n का मान हो गया 2। अब आते हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। सर ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट, तो आप जो भी सॉलिड वाले प्रोडक्ट है उसको हटा दो, ठीक है। सॉलिड वाले प्रोडक्ट को हटा देंगे, रिएक्टेंट में भी किसको हटा देंगे, सॉलिड वाले रिएक्टेंट को। अब मेरे पास बचा प्रोडक्ट जिसका कंसंट्रेशन दिया हुआ, रिएक्टेंट जिसका कंसंट्रेशन दिया हुआ। इसको लो, यहाँ कॉपी पेस्ट मारना स्टार्ट करो, और मैं निकालने क्या जा रहा हूँ, सेल पोटेंशियल, ठीक है। सेल पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं, तो सबसे पहले देखो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना आया, 2.71 वोल्ट। आप पुटअप कर दो, हम भी पुटअप कर देते हैं, 2.7 वोल्ट माइनस, फिर से पुटअप करेंगे 0.059 डिवाइडेड बाय n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस, दैट इज 2 लॉग प्रोडक्ट कौन है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट ये हो गया, जिसका कंसंट्रेशन है 0.001। याद रहे बेटा, सॉलिड का कंसंट्रेशन ऑलवेज 1 होता है, ठीक है, इसलिए मैं काट रहा हूँ, ये नहीं कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कट जाएगा। इसका कंसंट्रेशन 1 और इसका कंसंट्रेशन भी 1 होगा, ठीक है। रिएक्टेंट दिया हुआ कितना, 0.0001, ठीक है। चलो अब कैलकुलेट करते हैं, 2.71 वोल्ट माइनस 2 से काट दो, 0.0295, और ये बचा लॉग 10 टू दी पावर -3 और ये 10 टू दी पावर -4, ठीक है। आगे का काम समाप्त करते हैं, 2.71 0.0295 इंटू लॉग 10। लॉग 10 का मान क्या होता है, 1, वो पुटअप कर देंगे, 2.71 माइनस 0.0295 इंटू 1, तो हो जाएगा 2.71 माइनस 0.0295। इतना से इतना को घटा दो, तो घटा देते हैं 2.71 9500 10 में 55086, मतलब आंसर आपका आ रहा 2.6805। दैट इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ सेल पोटेंशियल। सीखे, क्या सीखे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा और इस फॉर्मूले में सेल पोटेंशियल निकालना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ईएमएफ। सर ईएमएफ ना निकालना सेल पोटेंशियल को, और आप क्या कह सकते हो, ईएमएफ के नाम से भी बोला सकते हो, सेम चीज़। तो ईएमएफ निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालोगे, इसका वैल्यू पुटअप करोगे और ये कट के आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही दूसरे क्वेश्चन पे ट्राई करो। योर टाइम स्टार्ट नाउ, वीडियो को पॉज करो क्योंकि मैं अगले वीडियो में आ रहा हूँ क्वेश्चन के लिए। 3.5 के नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन सेकंड। शायद आपने वीडियो पॉज करके बनाया होगा, चलो हम मिला लेते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है या आंसर आपका सही कैसे आया, ठीक है। कैसे हम तो मैच कर लेना। पहले तो देख लो, आयरन है, आयरन किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, जो कन्वर्ट हो रहा है Fe2 प्लस 0.001 m डबल ऑब्लिक H प्लस 1 m दिया हुआ है। फिर क्या है, H2 किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, प्रेशर 1 बार, और कौन है, प्लैटिनम सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है। प्लैटिनम और गैस का कोई खास रिलेशन यहाँ पे नहीं है, आप एक चीज़ को समझो, वो ये है कि आपको क्या निकालना, नर्नेस्ट इक्वेशन। फिर से आपको जरूरत पड़ेगी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की, किसकी, Fe/Fe2 प्लस, तो इसका हो जाएगा -0.44 वोल्ट, ठीक है। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल H प्लस ऑब्लिक हाफ H2 लिखो या H2 लिखो, बात बराबर है, ये 0.00 वोल्ट। हाइड्रोजन वाला याद रखना, ठीक है। हाइड्रोजन का
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। आते हैं फिर से नॉर्डेस्ट इक्वेशन, फॉर्मूला क्या है, ई सेल इज इक्वल टू क्या, ए नॉट सेल EMF निकालना ना, -0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। सही है, हाँ सर अब तक तो सही लग रहा। अब क्या करना, अब सबसे पहले इसमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है, जो लिखोगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। अब आते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कौन कर रहा भाई, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 +2 मतलब दे कैन ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडेशन कर रहा। H+ मतलब ऑक्सीडेशन नंबर +1 0, ये घट रहा मीन्स ये रिडक्शन कर रहा। सही है, चलो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये सॉलिड के फॉर्म में काट दो। फिर आ जाओ रिडक्शन में, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट गैस के फॉर्म में, इसको भी काट दो। जिसका कंसंट्रेशन दिया रहेगा आयंस का उसी पे हम ध्यान देंगे, ये प्रोडक्ट हुआ और ये आपका रिएक्टेंट हुआ। ठीक है, अगली बात वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। रिडक्शन कौन कर रहा, तो रिडक्शन कर रहा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इजी 0.00 वोल्ट माइनस, और इसका क्या है -0.44, बस कुछ नहीं, बस प्लस में हो जाएगा +0.44, जिसको पुटअप करेंगे। तो आते हैं आगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, जिसका मान कितना है 0.44 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, दे कैन लॉस देयर 2 इलेक्ट्रॉन एंड दे आगे 2 लगा देंगे बैलेंस करने के लिए, क्योंकि 2H+ H2 में कन्वर्ट होगा तो दे कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो n का मान हो गया बेटा 2 log। फिर से बच्चों प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पे ध्यान दो, प्रोडक्ट कितना है 0.001 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कितना दिया हुआ कंसंट्रेशन 1, लेकिन कितना मोल है 2, आगे 2 लगा हुआ ना, इसके आगे 2 नहीं ना था तो आगे 2 लगा हुआ इसलिए पावर कर देंगे 2, आंसर वही आ जाएगा, डजेंट मैटर। ये हो जाएगा 0.44 माइनस 2 से इसको काट दो 0.0295 log 1 का 1, ये ऊपर जाएगा क्या बचेगा 10⁻³ अब आते हैं तो ये होगा 0.0295 इंटू -3, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा भाई, प्लस में चेंज हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो 5 से 15 5 1 9 या 27 1 28 के 8 बाकी आंसर 2 3 2 6 2 8 0.0। ठीक है, बाकी ऐड करने आता है तो ऐड कर दो 0.44 0.0885। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व 5 8 8 4 12 2 1 5, आंसर आ रहा है आपका 0.5285, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 0.53 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया सर कि कैसे बनाना है। फिर से वीडियो को पॉज करो और पॉज कर करके इस बार जो तुम्हारे पास एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का तो 0 होता है, स्टेनस, तो स्टेनस का मैं लिख देता हूँ SN/SN 2+ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका हो जाएगा बराबर करके -0.14 वोल्ट। ट्राई दिस क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट नाउ। डिग 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 डिग। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन है, क्या आपने बना लिया, नहीं बनाया तो चलो मिलाते हैं कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड है जिसमें क्या है, स्टेनस है सॉलिड के फॉर्म में जो कन्वर्ट हो रहा SN2+ में 0.050 m कंसंट्रेशन दिया हुआ /H+ 0.020 m और क्या H2 गैस 1 बार प्रेशर और प्लैटिनम दिया हुआ। ठीक है, अब आते हैं छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर और वो है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। हाइड्रोजन का कितना होता है, अभी जस्ट मैंने बताया ना, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा ½ H2 = 0.0 वोल्ट। स्टेनस का भी बता चुके हैं E0 SN/SN2+ और इसका था -0.14 वोल्ट। ठीक है, आपने ट्राई किया, चलो ट्राई करने से पहले एक बात फिर से समझ लो, स्टेनस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा क्योंकि सॉलिड का फॉर्म है सिंगल एलिमेंट, और इसका क्या होगा +2, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जस्ट अपोजिट H+ H2 में चेंज हो रहा तो ये घट रहा, दैट इज रिडक्शन। ठीक है, +1 और ये 0। एक चीज़ देखो, स्टेनस साइंस में कन्वर्ट हो रहा है मीन्स कि दे कैन लॉस देयर 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक H+ है तो बैलेंस करने के लिए आगे 2 दोगे ताकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सके बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है,
रिएक्टेंट सॉलिड में इसको अभी हम काट देंगे क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे आते हैं तो ये रिएक्टेंट है और ये क्या है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है गैस में, यहाँ भी 1 ही आ जाएगा। तो इस दोनों को काट देते हैं, ये रहा रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाल लेते हैं जिसकी ज़रूरत है हमें। ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। बच्चा रिडक्शन कौन कर रहा, ऑब्वियसली हाइड्रोजन कर रहा, और हाइड्रोजन कितना है 0.0 वोल्ट माइनस, और स्टैनस का क्या दिया हुआ माइनस 0.14, और यही हो जाएगा प्लस 0.14 वोल्ट। आते हैं, ये आ गया। अगला केस है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ई नॉट सेल आपका दिया हुआ है 0.14 वोल्ट माइनस क्या हो गया 0.059 डिवाइडेड बाय एन। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। ये लॉस कर रहा 2 इलेक्ट्रॉन और ये गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 कर दो लॉग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ये है, कंसंट्रेशन क्या लिखेंगे 0.050 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट क्या है 0.020। ठीक है, लेकिन गाइस आगे 2 मोल लगा है इसलिए इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट वन 0.14 वोल्ट माइनस 2 से इसको काट दो 0.0295। क्लियर है। अब देखना लॉग का खेल थोड़ा सा अलग है। अलग का मतलब ये जो लॉग है 0.050 डिवाइडेड बाय 0.020 का होल स्क्वायर। अब आते हैं लॉग लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर डेसिमल पीछे ले जाएंगे तो 5 × 10⁻⁻²। क्लियर। डिवाइडेड बाय इसका डेसिमल पीछे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर। आगे ये कट के हो जाएगा 5 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻⁴। किसका, दिस वाज द लॉग। लॉग को इस फॉर्म में तोड़ देंगे, log 5 माइनस 4 ऐसे लिख देते हैं। सॉरी गलती लिखा गया, log 5 माइनस log 4, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा log 10⁻² क्या 2। log 10⁻² का मान 2 होता है, चलो बेस पावर 2 रहने दो। अब आते हैं पुटअप करते हैं log 5 का मान जो क्या होगा 0.698, और log 4 का मान होता है 0.601। ठीक है, इससे इसको घटा देंगे, ये आ जाएगा 0.98, मतलब 2 + 0.097। ठीक है, तो ऐड कर दो क्या हो जाएगा 2.097। क्लियर है। लॉग का फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूँ, लॉग का फॉर्मूला होता है x/y। ऐसे में अगर आप करोगे log x माइनस log y तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका वैल्यू। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे 2.097 से। ओवरऑल आपका आ जाएगा 0.14 वोल्ट माइनस इसको मल्टीप्लाई करना ना 2.097 0.0295। इसका आ रहा है गाइस 0.0619। मतलब अब क्या करना है, अब घटाने वाला काम करना है 0.14 और क्या 0.0619। ठीक है, तो 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 1 गया बच गया 8, 3 13 में से 6 गया 7 0। ये कैलकुलेट करके आ रहा 0.0781। ठीक है, जिसको अप्रॉक्सीमेटली आप क्या मान सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हो 0.08। ठीक है, ये आ गया थर्ड का आंसर। फोर्थ वाला क्वेश्चन भी वैसे ही बनाना है जैसे फर्स्ट बना, जैसे सेकंड बना और जैसे थर्ड बना। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर कितना है 4। हाँ तो गाइज आई थिंक सो लास्ट क्वेश्चन भी आपने ट्राई किया होगा, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कुछ अलग लगाने होंगे क्योंकि इसका आंसर आपसे मैच नहीं करेगा। ठीक है, आंसर गलत क्यों हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप रिएक्शन देखो, रिएक्शन में कह रहा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स है, और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स के साथ साथ कह रहा ये है Br2 किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, और Br माइनस 0.010 m। ठीक है, डबल ऑब्लिक H प्लस कितना 0.030 m, और क्या H2 गैस के फॉर्म में प्रेशर कितना 1 बार, और यहाँ पे कौन है प्लैटिनम है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ।
इस क्वेश्चन में एक चीज़ सबसे पहले आप जान लो कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो मैं साइड में लिख देता हूँ, H+/H2 इज इक्वल टू 0.0 वोल्ट। वही ब्रोमीन का A0 Br2/Br माइनस प्लस 1.08 वोल्ट। ठीक है, ये तो मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख दिया, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से भी इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो आपको समझनी होगी। कभी भी खासकर जब सेल पोटेंशियल हम निकालते हैं तो एक ऑक्सीडेशन खोजते हैं और एक रिडक्शन खोजते हैं। ऑक्सीडेशन हमेशा क्या होता है, डोनर होता है जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सके, ठीक है, और रिडक्शन जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। यहाँ इसी चीज़ को खोजना है। जनरली बच्चा डिसाइड कर लेता है ये रिडक्शन, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट आंसर रखता है, आंसर गलत हो जाता है। ध्यान से बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो Br माइनस है ये रिएक्टेंट है। हाउ सर, हाउ इट्स पॉसिबल? मैं पॉसिबल कर देता हूँ अभी आपको। अब ये सबसे पहले देखो कि ये Br माइनस है, ब्रोमीन है, और ब्रोमीन माइनस का मतलब इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और जब ये Br2 में कन्वर्ट होगा तो दे कैन लॉस देयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ Br2 कह देते हैं, तो यहाँ ब्रोमीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, और Br2 कन्वर्ट होगा तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। क्लियर है? कंसंट्रेशन इसका आपको दिया गया है कितना, 0.010 m। ठीक है, तो 2Br माइनस कन्वर्ट हो रहा Br2 में, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा। वही देख लो अगला कंडीशन किसका, 2H प्लस ले ले, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है ना, तो मीन्स कि 2 इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्टेड टू फॉर्म H2 गैस। क्लियर है, बन रहा ये डोनर और ये एक्सेप्टर, और इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.030। हाँ सर, अब क्या करें, करना कुछ नहीं है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, कंप्लीट। आपको ये देखना है कि दिस बोथ आर रिएक्टेंट। क्या है ये, रिएक्टेंट है। क्लियर? तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं सिंपल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट यहाँ किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, गैस हो या सॉलिड हो हमेशा 1 होगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, प्रोडक्ट के केस में तो आप 1 लगाओगे ही, रिएक्टेंट यहाँ 2 हो गए। पहला रिएक्टेंट हो गया ब्रोमीन और दूसरा कौन हो गया, हाइड्रोजन। तो इसका मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, Br माइनस का होल स्क्वायर और क्या, H प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी साइड में निकाल लेते हैं। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। अब आ जाओ, इस रिएक्शन को देख करके आप क्या डिसाइड करोगे, ये -1 है और ये 0, -1 से 0 मतलब बढ़ना, मीन्स कि ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। हाइड्रोजन का क्या, +1 से 0 मतलब घटना, तो ये क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। ऑब्वियसली है, रिडक्शन वाले का मान कितना है, हाइड्रोजन का 0.0 माइनस क्या, प्लस 1.08 वोल्ट। साइन सिर्फ चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1.08 वोल्ट। पुटअप कर देंगे, आ गया -1.08 वोल्ट माइनस, सारी चीज़ सही है। अब आ जाएंगे 0.059 डिवाइडेड बाय एन, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस, वो तो आपको दिख ही रहा 2 है। लॉग में आते हैं, लॉग में क्या लिखेंगे बच्चा, 1। अब आ जाओ ब्रोमीन, ब्रोमीन का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 0.010, तो डेसिमल को पीछे लेके जाएंगे और यहाँ लिखेंगे हम लोग 1.0 इंटू 10⁻⁻², और इसमें हम लोग लिख देंगे कितना का होल स्क्वायर, 0 पॉइंट को पीछे लेके गए तो क्या लिखेंगे, 3.0 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ 2 है तो इसका पावर 2 हो जाएगा, 2 है तो पावर 2 हो जाएगा, और वही मैंने कर दिया 1.0 इंटू 10⁻², 3.0 इंटू 10⁻²। 2 से इसे कट कर देते हैं, बच जाएगा -1.08 वोल्ट माइनस 0.0295, और आते हैं लॉग पे, इसका काम ख़त्म करना है। 1/1 इंटू 3 तो हो जाएगा 3, 3 जा 9, 193, और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 8 10⁻⁻8, 8 ऊपर जाएगा 1/9, 1/9 को डिवाइड कर दो तो 9/1 कितना जाएगा, 0 पॉइंट एक बार में खाएगा, 91111 अप्रॉक्सीमेटली चलेगा यही। ठीक है, तो यहाँ आ रहा है वैल्यू
0.111 इंटू 10⁸8। डेसिमल को पीछे ले लो तो हम लिख सकते हैं 1.11 इंटू 10⁷7। इसका मान पुटअप कर देते हैं, -1.08 वोल्ट -0.0295 इंटू लॉग 1.11 इंटू 10⁸7। ठीक है, अब आते हैं बच्चा लॉग वाला कंडीशन सुधारना है, और सुधारना क्या, कैलकुलेट कर ही लेते हैं। 1.08 वोल्ट -0.0295 इंटू लॉग 10⁸7 का मान तो 7 होता है, प्लस पढ़े हो ना, लॉग का मतलब x इंटू वाई को मैं लिख सकता हूँ log x प्लस log y, ये फॉर्म यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। और log 1.1 को हम लोग लिखेंगे 0.0457, ये वैल्यू आएगा 1.11 का। इस दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर लेते हैं तो ऐड करने के बाद आ जाता है -1.08 वोल्ट -0.0295 इंटू 7.0457, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, -1.08 वोल्ट वोल्ट है ये V, इसको मल्टीप्लाई कर लो साइड में, इसका आ रहा है 0.298, इसको ऐड कर देते हैं, आंसर आ रहा है 1.288 वोल्ट। एकदम सिंपल है, आप इसको ऐड कर लो, ऐड करके आंसर आ गया आपका ये सारे कैलकुलेशन का। बस यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि बोथ आर रिएक्टेंट, इसलिए ये दोनों डिवाइड पे चला गया। इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अब तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 3.6 3.5 तक क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, क्वेश्चन क्या कह रहा, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इन बटन सेल। कोई बटन सेल है जिसमें रिएक्शंस हो रहे हैं, आपको दिख रहा रिएक्शन, वाइडली यूज इन वॉच एंड अदर डिवाइस, किसी भी डिवाइस में यूज करो, हमको रिएक्शंस देखने हैं। और निकालना क्या है, फॉर द गिवन रिएक्शन कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी और ई नॉट, मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना। सबसे पहले इस 3.6 क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप रिएक्शंस पे ध्यान दो। रिएक्शंस में है जिंक, और जिंक किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिंक आयंस में, इन द फॉर्म ऑफ एक्वस, एंड दे लॉस देयर 2 इलेक्ट्रॉन, जिसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है 0.76 वोल्ट। वही दूसरी तरफ है सिल्वर Ag2O, किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, उसे डिसॉल्व किया गया वाटर में इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। आगे रिएक्शन कहता है दे विल चेंज इनटू 2Ag, सॉलिड के फॉर्म में, प्लस 2OH माइनस, मतलब इसका जो पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ वो है 0.344 वोल्ट। क्वेश्चन से यही चीज़ हमें लेना था, और इस चीज़ को लेने के बाद हम 2 चीज़ इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है, और दूसरा क्या, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। और इसको बहुत इजी वे में आप निकालोगे, देखो कैसे। इससे पहले तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं इसी से रिलेटेड। ऑब्वियसली है कि अगर मैं जिंक पे ध्यान दूं तो जिंक 0 से क्या हो रहा, +2, इंक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ये क्या कर रहा, ऑक्सीडेशन। जस्ट आफ्टर अगर मैं सिल्वर पे बात करता हूं तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +1 होगा। कैसे देख लेते हैं, सिल्वर है तो क्या मानोगे 2x, और ऑक्सीजन का क्या होता है -2 = 0, तो आप क्या लिखोगे x +2 डिवाइडेड बाई 2 +1। तो सिल्वर का यहाँ कितना है +1, और वही सिंगल एलिमेंट सिल्वर है इसलिए इसका 0 होगा। इसको मैं मिटाऊं, चलो सिल्वर Ag प्लस से क्या हो रहा, 0 हो रहा, मतलब क्या हो रहा, घट रहा, तो क्या हो रहा, रिडक्शन। तो बाबू अब टाइम लगाना है, एकदम शॉर्ट में खींच दो। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन आ जाएगा क्या, सेल पोटेंशियल की वैल्यू, और स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी कैसे निकालोगे, सिंपल, -NF E नॉट सेल। चलो उसे भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जो क्या होगा, E नॉट रिडक्शन माइनस E नॉट ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कौन कर रहा, सिल्वर वाला, और इसकी वैल्यू लिखी हुई है आपके सामने 0.344 माइनस ऑक्सीडेशन जिंक का, और जिंक का कितना है -0.76 वोल्ट। माइनस माइनस प्लस, ऑब्वियसली ये दोनों जुड़ जाएगा, जोड़ देंगे 4 0 1, ये आ रहा है आपका 1.104। क्या आ गया आपका, सबसे पहले आपका आ गया स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल।
वैसे ही गाइज अब दूसरे बेसिस पे आपको क्या निकालना, सिंपल, आपको निकालना स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। और आप कैसे निकालोगे, माइनस NF E नॉट सेल। हाँ, तो यहाँ पे जो हम लोग एन का मान पुटअप करेंगे वो एन का मान आपको दिख रहा, इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस कितना है गाइस, -2। फैराडे कितना होता है, 96500 कूलम। और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ये आपका आ चुका है 1.104। तो इसको हम पुटअप कर देंगे 1.104। पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, 0 2 2.208 माइनस होगा। और इसको मल्टीप्लाई करना है कितना से, 96500 कूलम से। जस्ट आफ्टर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 96500 गाइज, इसका टोटल कैलकुलेशन आ रहा है हमारा 213043। तो इसको पुटअप कर देंगे -213043 जूल। और जूल को क्या करोगे, जस्ट आफ्टर किलो जूल में चेंज कर दो, मतलब यहाँ पे डेसिमल ले आओगे और आंसर आपका हो गया -213.043 किलो जूल। याद रखना ये आंसर एनसीईआरटी के बुक से आपके मैच नहीं करेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ और वैल्यू लिखा है और वो गलत है। ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। हाँ, तो गाइस इतने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगले क्वेश्चन की बारी है, दैट इज 3.7। 3.7 क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एन electrolytes describe its conductivity and molar conductivity, also put some light on how they vary with concentration। ठीक है, एक्चुअल में इस क्वेश्चन में हमें दो चीज पहले निकालना है, पहला तो कंडक्टिविटी और दूसरा मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। उसके बाद हमें रिलेशन देखना है कि कंसंट्रेशन से इसका क्या रिलेशन है, किसका, कंडक्टिविटी का और मोलर कंडक्टिविटी। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंडक्टिविटी और दूसरी तरफ मोलर कंडक्टिविटी। तो गाइज हम दो चीज देखने जा रहे हैं। पहली चीज जिसे आप कहते हो कंडक्टिविटी, सबसे पहले तो हमें इसका डेफिनेशन लिखना होगा, कंडक्टिविटी कप्पा। और दूसरी तरफ हमारे पास कौन है, मोलर कंडक्टिविटी। और इस मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा एम से। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कंडक्टिविटी का, जो डिफिनीशन होगा वो डिफिनीशन ये होगा कि इट इज डिफाइंड एज ऑल द, नहीं, इट इज डिफाइंड एज द कर देंगे, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml, या फिर 1 ml को और किस नाम से बुला सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखते हैं गाइस, ये तो डेफिनेशन तैयार हो गया किस चीज का, कंडक्टिविटी का। अब कंडक्टिविटी को समझ भी लेते हैं। ये आपने क्या किया कि इसमें कुछ अमाउंट वाटर का डाल दिया, चलिए ठीक है, ये वाटर हमने डाल दिया। उसके बाद इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट्स डाल रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में हम ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। ठीक है, और जैसे सोडियम क्लोराइड को आप इसके अंदर डालोगे, ये इन द फॉर्म ऑफ आयंस क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। आयंस के फॉर्म में ये टूट तो गया है, लेकिन अब इसके आयंस के फॉर्म में टूटने के बाद अगले टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे एक्चुअल में कंडक्टिविटी हमें फाइंड करनी है। कंडक्टिविटी कहता है कि जितने सारे आयंस मौजूद हैं, ठीक है, कितने ml में, 1 ml में, उसकी कंडक्टिंग पावर। जैसे अगर मैं यहां से 1 ml इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को ले लेता हूं उस 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो कंडक्टिंग पावर होगा उसे आप कहोगे कंडक्टिविटी। दूसरी चीज बाय न्यूमेरिकल्स ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टिविटी का। तो हम इसे लिखते हैं कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रेसिस्टेंस। और दूसरी चीज की इसके यूनिट पे बात करते हैं, तो इसका यूनिट होता है ओम्स इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अगर गाइज आपका मन कर रहा कि मैं ऐसा यूनिट में लिखूं तो कोई नहीं, आप ऐसा यूनिट में भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे, ओम्स इनवर्स और क्या, मीटर इनवर्स, नो डाउट। लेकिन ओम्स को साइमन के नाम से भी बुलाते हैं, एज सेंटीमीटर इनवर्स भी इसे कह सकते हैं। कहानी खत्म किस चीज की, कंडक्टिविटी की। अगली बात है किसकी, मोलर कंडक्टिविटी। आते हैं, इसमें भी उसी तरह का डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज कंडक्टिंग
conducting, it is defined as the conducting power of all the ions present in 1 mole of electrolytic solution. ये है कंडक्टिविटी और ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी वो कंडक्टिविटी होती है जिसमें एक मोल इलेक्ट्रोलाइट्स लिया जाता है और उसकी क्या देखी जाती है, कंडक्टिविटी देखी जाती है, तो उसे आप कहते हो मोलर कंडक्टिविटी। सिंपल इसे भी डिराइव करना उसी तरीके से है कि ये हमने क्या किया, ये हमने कुछ अमाउंट वाटर ले लिया। ठीक है, इस वाटर के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट्स डाला, ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रोलाइट जाएगा तो इन द फॉर्म ऑफ आयंस वो डिसॉल्व हो जाएगा, और जैसे ये आयंस के फॉर्म में डिसॉल्व हुआ, डिसॉल्व होने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि जो हमने किसी इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल किया लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 1 मोल। क्या होना चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स को हमने डिसॉल्व कर दिया वाटर में, और जब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा, दैट इज कंडक्टिविटी, तो उसे आप कहोगे मोलर कंडक्टिविटी। इजी है, आगे आते हैं। आगे गाइस, अगर मुझे इसे न्यूमेरिकली डिराइव करना है तो मैं कहूंगा लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम। कप्पा तो जान रहे हो, यही सा कंडक्टिविटी को ही रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं वॉल्यूम। अब सोचो कि ये वॉल्यूम कैसे फाइंड होगा कि ये सॉल्यूशन है, इसमें कितना है वॉल्यूम, V लीटर सॉल्यूशन है। आई डोंट नो कि V लीटर कितना होगा। अगर मोल आपके पास गिवन है और आपके पास कंसंट्रेशन दिया हुआ है, अब देखना कंसंट्रेशन जो मोलैरिटी कहलाता है, इसका फॉर्मूला होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मोल और मोलैरिटी तो आपका गिवन होगा, आपको निकालना क्या, वॉल्यूम निकालना है। तो जो भी वॉल्यूम आपको निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होना चाहिए, मोल अपॉन मोलैरिटी। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, मोल अपॉन मोलैरिटी। अब देखना यहाँ पे वॉल्यूम इन लीटर में लाने के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, 1 मोल डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। लेकिन लीटर में नहीं चाहिए, वॉल्यूम चाहिए किस में, ml में। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे कंसंट्रेशन से, जो m होगा। तो v ml के बेसिस पे यहाँ पे मैं पुटअप कर देता हूँ, तो डेरिवेशन बन के निकल जाता है लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई m, और इसी को हम लोग कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी, मतलब कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। पहले तो अभी हमने देखा कि ये क्या है, कंडक्टिविटी क्या है और मोलर कंडक्टिविटी क्या है। अब थर्ड पॉइंट्स में बात करेंगे, वो क्या है कि अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो या घटाते हो, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कंडक्टिविटी पे और क्या पड़ेगा मोलर कंडक्टिविटी पे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। एक मिनट, इस क्वेश्चन में अभी स्क्रीनशॉट मत लेना, अभी एक चीज छोड़ गया, वो है यूनिट। किसके यूनिट पे बात करें, मोलर कंडक्टिविटी। और यहीं पे यूनिट फाइंड कर लेते हैं, लैम्डा एम का यूनिट क्या हो जाएगा, कप्पा। कप्पा का तो यूनिट निकालें एस सेंटीमीटर इनवर्स। चलो एस सेंटीमीटर इनवर्स। अब बारी किसकी, वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1000 लगाया ना, तो सेंटीमीटर क्यूब से ये कैंसिल हो जाएगा, और सेंटीमीटर क्यूब के साथ साथ ये हो जाएगा पर मोल। मतलब ये कट के आ जाएगा एस सेंटीमीटर स्क्वायर क्या पर मोल। ये यूनिट हो गया किसका, मोलर कंडक्टिविटी का। अब लो इसका क्या, स्क्रीनशॉट। हाँ तो गाइस, क्वेश्चन के आधे अधूरे पैटर्न को तो हम लोगों ने समझ लिया कि कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। अब हमें बात करना है कि कंसंट्रेशन का क्या रोल होगा। अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो बढ़ेगा या घटेगा। या दूसरा चीज़ कि कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाते हो तो उसका इम्पैक्ट मोलर कंडक्टिविटी पे क्या पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग हेडिंग देंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑन कंसंट्रेशन। ठीक है, सिंपल बेसिस आप यहां समझो। ये मैंने बना रखा है, फिर से इसको मिटाया, पूरी तरह नहीं था, ताकि इसको फिर से मुझे ना बनाना पड़े, आपका टाइम बच जाए।
ये पहला है जिसे मैं बता रहा हूँ क्या चीज़ के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में, और बच्चा यहाँ पे बात को समझना है, ठीक है। समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ध्यान से बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। कंडक्टिविटी क्या होती है कि कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml। ये मैंने लिया कितना, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट्स लिया था, कितना उससे कोई मतलब नहीं है, लिया कितना 1 ml। इस 1 ml में नंबर ऑफ आयंस है जो अपने कंडक्टिंग पावर को शो कर रहे हैं, क्लियर है इस वॉल्यूम पे। अब क्या करो आप ये करो कि वॉल्यूम जितना है उसमें आप ऐड कर दो किसको, वाटर को। जैसे वाटर को ऐड करोगे पानी बढ़ जाएगा, पानी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली है यहाँ पे क्या होगा, डाइल्यूशन बढ़ जाएगा, और जितना ज़्यादा डाइल्यूशन बढ़ेगा ऑब्वियसली है कि कंसंट्रेशन घट जाएगा, द कंसंट्रेशन इज डिक्रीजेस। फिर से बात समझो, पहले यहाँ था वॉल्यूम, और इस वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस इतने थे जो भी आप जान रहे हो, इसमें VmL वाटर को और हमने ऐड कर दिया। जैसे ऐड किया तो वॉल्यूम बढ़ गया, अब जब वॉल्यूम बढ़ा तो डाइल्यूशन क्या हो गया, ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, और कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब जो आयंस जो है यहाँ पे डिजॉल्व, वो नीचे के नीचे थोड़ी रहेंगे, वो तो चारों तरफ जाएंगे डिजॉल्व होने के लिए, तो वो आयंस क्या होगा, ऊपर नीचे आगे पीछे डिजॉल्व हो जाएगा ज़्यादा अमाउंट में। अब वही 1 ml को मैं लेता हूँ फिर से, तो इस बार नंबर ऑफ आयंस यहाँ घट चुके हैं, और जब नंबर ऑफ आयन घट चुके हैं तो ऑब्वियसली कंडक्टिंग क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब इस केस में जब आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो या कंसंट्रेशन घटाते हो तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, घट जाती है। मुझे कंसंट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट निकालना है क्योंकि कंसंट्रेशन हमारे लिए, तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाता हूं, कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब पानी को मैं निकाल देता हूं, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम कम हो जाएगा और पर ml में ज्यादा आयंस आएंगे, तो ऐसे केस में क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कब, जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तब। लेकिन कंसंट्रेशन घटाते हो वाटर ऐड करके तो क्या होगा, वाटर ज्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस पर ml में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ऐसे में हम लिखेंगे कंडक्टिविटी के बारे में क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आराम से लिखा जाएगा, कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग। क्या डिक्रीज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन हम घटा रहे हैं, मतलब पानी ज्यादा ऐड कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन घटेगा, तो डिक्रीजिंग क्या डिक्रीज हो जाएगा, कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज बाय डिक्रीजिंग क्या चीज, कंसंट्रेशन। या फिर अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या लिखें, इन पर ml, सॉल्यूशन इन पर ml डिक्रीजेस, ठीक है। ऑल्सो डिक्रीजेस, साथ साथ क्या डिक्रीज कर जाएगा, ऑल्सो डिक्रीजेस कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी। ये साफ सुथरा सा एक डेफिनेशन रहा, मतलब ये बताने के लिए कि अब आपको सोचना पड़ेगा। आप नहीं सोचोगे तो इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा कि ऑब्वियसली है कि जब पानी कम था उसमें हमने क्या किया, 1 चम्मच नमक मिला दिया, तो उसमें नमक का जो आयंस होगा Na+ और Cl- वो डिसॉल्व हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे, क्लियर, तो कंडक्टिविटी ज्यादा शो करेगा पर ml में। लेकिन अगर आप पानी मिला रहे हो तो कंसंट्रेशन घट जाएगा, डाइल्यूशन बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन घटा तो कंडक्टिविटी भी घट जाएगी, क्योंकि पानी ज्यादा हो चुका है तो नंबर ऑफ आयंस तो चारों तरफ हो जाएंगे। अब 1 ml में जो नंबर ऑफ आयंस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, पहले के कंपैरिजन से कम हो जाएंगे, तो कंसंट्रेशन घटा तो ऑब्वियसली है कंडक्टिविटी भी घट जाएगी, सिंपल। दूसरी चीज कि आपके दिमाग में यहां पे चल रहा होगा कि सर ऐसा कंडीशन दोनों के लिए है, स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए, तो इलेक्ट्रोलाइट्स 2 तरह का होता है, एक स्ट्रॉन्ग और दूसरा क्या, वीक। तो मुझे कहना है कि ये केस दोनों के लिए है। कैसे, हम तो ये पढ़े हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में डाइल्यूशन बढ़ाने पे यानी पानी ऐड करने पे उसका डिसोसिएशन बढ़ जाता है, लेकिन बढ़ता तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ता है कि वो इसको रिकवर कर सके, ठीक है। जैसे क्या रिकवर कर सके, अब ये समझना, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मैं डाल रहा हूं, ठीक है,
और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में पहले क्या था, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए फिर से मैं कैटेगरीज कर देता हूं, ये था नंबर ऑफ आयंस। क्लियर है, नंबर ऑफ आयंस थे और नंबर ऑफ आयंस में वाटर का लेवल ये था, 1 ml जो हमने लिया 1 ml इतना आयंस आ रहे थे। अब क्या किया आपने, वाटर को और ऐड कर दिया। जैसे आपने वाटर को ऐड किया इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो गए, टूटते हैं और ज्यादा टूटते हैं, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं टूटेगा कि इसको रिकवर कर सके, यहां से आयंस ऑलरेडी है कि घटेंगे। ठीक है, मतलब डिसोसिएशन एक्स्ट्रा हो रहा लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो रहा कि वो इसको रिकवर कर सके। तो चाहे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो, दोनों के केस में क्या होता है कि कंसंट्रेशन घटाने पे कंडक्टिविटी घटती है, कंसंट्रेशन बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, कंडक्टिविटी के बाद अगला हमारा है जिसको आप कह रहे हो मोलर कंडक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट वन इज मोलर कंडक्टिविटी, वीटी, लैम्डा एम। ठीक है, तो गाइज यहां पे मोलर कंडक्टिविटी पे बात हो रही है और मोलर कंडक्टिविटी को अगर हमें मेंशन करना है कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, तो अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन मतलब क्या है, कंसंट्रेशन इज कॉल्ड मोलरिटी। फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, मोलरिटी कंसंट्रेशन का क्या होता है, मोल प्रेजेंट इन वी ml या वी लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब एक बात समझना, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं। मोलरिटी जिसे आप कंसंट्रेशन के नाम से बुला सकते हो, मोलरिटी इज ऑल्सो कॉल्ड कंसंट्रेशन। अब देखना कंसंट्रेशन जो है वो मोलरिटी है। दूसरी बात ये हो गई कि m तो आपका फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स नहीं है मतलब वैरी करेगा अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन। फिक्स क्या है, फिक्स्ड है मोल, ना मोल को बढ़ाना है ना मोल को घटाना। बढ़े घटेगा क्या, वॉल्यूम। आप ऐसे देखो कि कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। वॉल्यूम बढ़ाओगे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, और वॉल्यूम घटाओगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कि बढ़ जाएगा। क्लियर है, यानी वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन के। अब सपोज कर लो कि इसी पे हम एज्यूम कर लेते हैं किसके बारे में, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या बताता है, मोलर कंडक्टिविटी पूरे का बताता है, 1 ml का नहीं। सिंपल बात समझना, यहां पे पहले मेरे पास वाटर था और इसमें क्या थे, नंबर ऑफ आयंस थे। क्लियर है, नंबर ऑफ आयंस थे और इसमें जो कंसंट्रेशन था वो कंसंट्रेशन सपोज कर लो आप 0.1 m था। ठीक है, 1 m कंसंट्रेशन था। वॉल्यूम उसका क्या था, वॉल्यूम इसका मान के चलते हैं हम लोग 10 ml था और मोल क्या था, मोल 1 था। अब आपने क्या किया, यू विल एडेड वाटर, एक्स्ट्रा वाटर आपने ऐड किया तो 10 ml क्या हो गया, 20 ml। और जब वाटर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली है कि कंसंट्रेशन घटेगा। तो मान के चलो कंसंट्रेशन 0.1 से घट करके हो गया क्या बोलते हैं 0.09। कंसंट्रेशन घटा, इस बार वॉल्यूम बढ़ा। मोल तो वही का वही रहा, पहले भी मोल वही था जब कंसंट्रेशन क्या था, ज्यादा था, और कंसंट्रेशन घटा तब भी क्या रहा, मोल तो वही रहा। मोल वही रहा, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर। ध्यान से मेरी बात समझना, वी आर टॉकिंग अबाउट द मोलर कंडक्टिविटी, दैट्स इज कॉल्ड लैम्डा एम। ठीक है, तो जब जब आप कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो मोलर कंडक्टिविटी घटेगा। और कंसंट्रेशन में क्या कहता है कि मोलर कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। सिंपल ऐसे समझो। ठीक है, कि जब जब हम कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी घटेगी, और अगर कंसंट्रेशन को घटाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। मतलब अभी मैं अगर आपसे बात करता हूं कि ये है आपका कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन घट रहा, तो ऐसे केस में इसमें मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली है कि वो बढ़ेगी। कौन बढ़ेगी, मोलर कंडक्टिविटी। दोनों एक दूसरे का अपोजिट चलेगा। कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग बढ़ता है और घटता है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे तो मोलर कंडक्टिविटी घट जाएगी, और कंसंट्रेशन को घटाओगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मतलब अगर मुझे इसमें डेफिनेशन लिखना होगा मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, तो लिखेंगे क्या शॉर्टकट में, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा बाय डिक्रीजिंग, क्या डिक्रीज कर रहा, कंसंट्रेशन, दिस इज बिकॉज
द टोटल वॉल्यूम, जिसको आप VmL कह सकते हो, सॉल्यूशन कंडक्टिविटी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इज इंक्रीजेज। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे एक ही फंडा याद रखना मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। वो सिंपल सा फंडा क्या है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पे ये क्या हो जाता है, घट जाता है मोलर कंडक्टिविटी, और वही कंडक्टिविटी जस्ट उसके अपोजिट चलेगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी से ही रिलेटेड है। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो गाइज, वीडियो का टाइमिंग देख करके मुझे भी घबराहट होने लगी है कि इतना लंबा वीडियो आप कैसे देखोगे। ये आप डिसाइड कर लो कि आप कैसे देखोगे। आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं खत्म किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो आज के लिए थैंक यू एंड बाय।